मेरी जेठानी कमर की मालिश बहुत अच्छे से करती थी। जितना भी पुराना से पुराना दर्द क्यों ना हो, जेठानी की हाथों से मालिश होते ही वह दर्द हमेशा के लिए छू मंतर हो जाया करता था। मेरी जेठानी जो थी वह गांव की रहने वाली थी। वह दिखने में भी बेहद सुंदर थी। लेकिन जब मेरे जेठ की मौत हुई तो जेठानी पूरे तरीके से टूट चुकी थी। उन दिनों मेरे ससुर की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। वह दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाया करते थे। इसी वजह से जेठानी रोज गरम सरसों का तेल लेकर ससुर के कमरे में चली जाया करती। लेकिन हैरानी वाली बात तो तब थी जब मेरे पति ने कहा कि जेठानी की शादी हम किसी और आदमी से कर देते हैं। लेकिन इस बात पर मेरे जो ससुर थे वह भड़क पड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब वह रोज रात को जेठानी को अपने कमरे में कमर की मालिश करने के लिए बुलाया करते थे। लेकिन एक बात जो थी वह बड़ी अजीब थी कि अक्सर मुझे ससुर के कमरे से जेठानी की बड़ी ही आहें भरने की आवाजें आती। यह आवाज इस किस्म की थी जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। दूसरे दिन जब मैं ससुर और जेठानी को देखती तो दोनों ही छुप छुप कर एक दूसरे को इशारे किया करते। मुझे अक्सर दाल में कुछ काला लगता था। इसी वजह से मैंने एक दिन सच जानने के लिए जेठानी की तरह बड़ा सा घूंघट ओढ़ कर जेठानी की जगह ससुर के कमरे में उनकी मालिश करने के लिए चली गई। लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी जब ससुर ने मुझे जेठानी समझकर पूरी रात मेरे साथ। मेरा नाम सपना है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मुंबई के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को पढ़ाया करती थी और वहीं पर मेरी मुलाकात सतीश से हुई थी। सतीश वहां पर अपनी बहन को कॉलेज में छोड़ने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे मेरी और सतीश की मुलाकात हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। मैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन दूसरी तरफ सतीश जो था वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी ने इस शादी के लिए मना भी किया था। वह कहते थे कि सतीश मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं सतीश से बेइंतहा प्यार करती थी। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसी वजह से घर वालों ने मेरी शादी सतीश के साथ पक्की कर दी। हालांकि सतीश की माँ अपने बेटे के लिए गांव की लड़की लाना चाहती थी। उनका कहना था कि गांव की लड़की घर संसार को अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन इस बात पर मुझे अक्सर लगता था कि सतीश की माँ की जो सोच है वह बड़ी ही अलग किस्म की है। आजकल शहर की लड़कियां भी नौकरी के साथ साथ अपने घर संसार को बहुत अच्छे से संभाल कर रख लेती हैं। लेकिन सतीश ने मुझे कहा था कि शादी के बाद तुम ये नौकरी छोड़ देना। मुझे भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। मैं सतीश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसी तरीके से बड़ी ही धूमधाम के साथ मेरी सतीश के साथ शादी हो चुकी थी। सतीश के घर में जैसे मैंने पांव रखा तो उसकी भाभी ने मेरा जमकर स्वागत किया था। सतीश की भाभी यानी कि मेरी जेठानी थी। वह दिखने में बेहद सुंदर थी, बल्कि मैं तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। फिर मेरे जेठानी ने मुझे सतीश के कमरे में भेज दिया। सुहागरात की रात मैं बड़ी ही बेकरारी से अपने पति सतीश का इंतजार कर रही थी। सतीश जैसे ही कमरे में आए, आते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। सुहागरात की रात मैं पहली बार सतीश की मोहब्बत देख रही थी। सतीश काफी रोमांटिक भी था। लेकिन तभी सतीश ने मुझे एक बात कही। वह मुझे कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम शहर की हो और तुम्हें अभी इस घर के तौर तरीके को सीखने में काफी वक्त भी लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार को हमेशा जोड़ कर रखना। कभी भी किसी पर कोई परेशानी बिल्कुल भी मत आने देना, क्योंकि मैं अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता हूँ। सतीश की बातें सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। तभी सतीश ने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी थी। सतीश की तरफ यह पहला गिफ्ट था जो मुझे अपनी जिंदगी में मिला था। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। सुबह तक मैं काफी थक चुकी थी। मेरा शरीर काफी दर्द भी कर रहा था। लेकिन तभी सास कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाने लगी। कहने लगी कि सतीश बेटा, बहू को जल्दी नीचे भेजो, घर की कुछ रस्में करवानी हैं। ये सुनते ही मैं तुरंत उठकर बैठ चुकी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सास को मौका नहीं देना चाहती थी। मैं फ्रेश होकर जैसे ही नीचे गई तो सास ने मुझसे घर की बहुत सारी रस्में करवाई। उन रस्मों को खत्म करने के बाद ही
मेरी मुंह दिखाई की रस्म शुरू की गई। अक्सर आस पड़ोस की औरतें मेरी तारीफें करने लगी, लेकिन तारीफें करने के बाद अक्सर यही कहती कि जेठानी तुम्हारी तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे समझ में नहीं आता था इस बात को मैं अच्छे में लूं या फिर बुरे में, लेकिन खैर मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। घर की सारी रस्में करके मैं पूरे तरीके से थक चुकी थी। मैं बार बार सतीश को ढूंढ रही थी ताकि वह मुझे यहाँ से निकाले, लेकिन सतीश मुझे दूर दूर तक भी दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। शाम तक मेरी जेठानी ने खुद सास से कह दिया कि अभी मैं थक चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे रेस्ट देने दे। मेरी जेठानी जो थी वो मुझे अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि मुझे कभी भी इन सारी रस्मों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई और तभी सतीश ने दरवाजे के पीछे से मुझे आकर कसकर पकड़ लिया और गले लगा लिया। वह मुझे कहने लगे कि मुझे पता है तुम काफी थक चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी थकान अभी छूमंतर कर दूंगा। सतीश के गले लगाने से ही मैं सच में काफी अच्छा महसूस कर रही थी और तभी धीरे धीरे सतीश ने फिर से मुझ पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी। सतीश के परिवार में उसके माता पिता, भाई और भाभी और एक छोटी बहन भी रहा करती थी। इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी अकेले ही निभाती थी। यह देखकर मैं काफी हैरान थी, लेकिन वह कभी भी काम करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती थी। यह बात इस घर में मैं आकर अच्छे से समझ चुकी थी। मैं धीरे धीरे सास के कामों में हाथ भी बटाया करती थी, ताकि कभी भी सास को शिकायत करने का मौका बिल्कुल भी ना मिले। और जिस तरीके से मेरी जेठानी की तारीफें करती है, उसी तरीके से मेरी भी तारीफें करे। इसी तरीके से एक हफ्ते के अंदर ही मेरी सास ने फिर मेरी ननंद के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि मैं अपने सभी बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। हालांकि उनकी ये बात जो थी वो सही थी, क्योंकि मेरी ननंद की भी शादी करने की उम्र हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर मेरी ननंद की शादी करवा दी गई। शादी के दौरान मेरी सास ने मेरी ननंद के लिए काफी कुछ गहने भी बनाकर रखे थे, जो कि शादी में दिए गए थे। मेरी ननंद की शादी दूसरे शहर में की गई थी। शादी के एक महीने बाद मेरी सास अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल में गई थी। उस दौरान मेरे जेठ भी अपनी माँ के साथ गए थे। उन दौरान मेरे परिवार वाले बेहद खुश थे, लेकिन उसी वक्त हमें यह खबर मिली कि मेरी सास और मेरी जेठ जी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण उनकी तुरंत मौके पर मौत हो जाती है। इस खबर से मानो तो पूरा घर ही बिखर जाता है। हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। जेठ जी के जाने के बाद जेठानी पूरे तरीके से टूट जाती है। उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। बड़ी ही मुश्किल से मैं ही अकेली पूरे घर को संभाल रही थी। कुछ दिनों के लिए मेरी ननंद भी हमारे पास आकर रहने लगी थी, लेकिन वह भी अक्सर यही कहा करती थी कि काश माँ और भाई उस दिन मेरे पास मिलने के लिए ना आते। अगर वह ना आते तो शायद वह आज हमारे साथ हमारे बीच में रहते। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई भी बदल नहीं सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वह मिलता ही है, और जब नसीब में कुछ लिखा होगा तो उसके साथ वही होकर रहेगा। सबको ठीक होने में अब पूरा 1 महीना लग चुका था। मेरे परिवार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन 1 महीने में मेरे पति ने मेरे ससुर से बात की थी कि वह जेठानी की शादी किसी अच्छे घराने में करवा देते हैं, क्योंकि मेरी जेठानी की तो अभी उम्र भी है। आखिर घर में रहकर क्या करेंगी। लेकिन यह बात सुनते ही मेरे ससुर के गुस्से का जो तापमान था वह काफी बढ़ चुका था। वह गुस्से से लाल पीले हो चुके थे। वह तुरंत अपने बेटे को कहने लगे कि नहीं नहीं, राधा की शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, वह हमारे साथ इसी घर में रहेगी। ये कहते ही वह तुरंत मेरी जेठानी राधा को कहने लगे कि राधा, मेरी कमर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, इसी वजह से तुम रात को मेरी कमर की मालिश कर देना, ताकि मेरे कमर का दर्द दूर हो सके। जेठानी ने भी इस बात पर कोई एतराज ना किया। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे। अब इसी तरीके से हर रात को मेरी जेठानी ससुर के कमरे में चली जाती और हर रात को ससुर के कमरे में जाकर उनकी कमर की मालिश करने लगती। जब मैं सुबह उन्हें देखती तो उनका चेहरा पूरा लाल हो चुका होता। उनका चेहरा काफी मुरझाया रहता। जब मैं अपनी जेठानी से पूछती कि सब कुछ ठीक है ना,
आपकी तबीयत तो ठीक है। वह कुछ न कुछ बहाना बना देती। लेकिन मुझे अक्सर यही लगता था कि शायद उन्हें अपने पति की कमी महसूस होती होगी, पति के जाने का दुख होता होगा। इसी वजह से मैं ज्यादातर इस बात पर उन पर कोई जोर नहीं डालती थी। लेकिन एक रात मुझे बहुत ही तेज प्यास लग रही थी। तब मेरे कमरे में पानी भी मौजूद नहीं था। मैं कमरे से निकलकर किचन में पानी लेने के लिए जैसे ही निकली, तभी मुझे रास्ते में से मुझे ससुर के कमरे से जेठानी की बहुत ही ज्यादा गरम गरम आहें भरने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें इस किस्म की थी जिसे मैं लफ्जों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे उस वक्त लग रहा था कि शायद जेठानी ससुर से अपने पति के चले जाने का दुख दर्द बांट रही होगी। इसी वजह से मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं इग्नोर करके किचन में चली गई और उसके बाद पानी लेकर अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मैंने देखा कि जेठानी किचन में काम कर रही थी। लेकिन जब भी मैं उनसे नजरें मिलाने की कोशिश करती तो वह अक्सर बार बार मुझसे नजरें चुराने लगती। उसके हाथों में भी कुछ निशान से बने मैंने देखे। मुझे तभी याद आया कि मुझे रात को तो ससुर के कमरे में से जेठानी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि कहीं मेरे ससुर जेठानी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में अजीबो तरीके की बातें आनी शुरू हो चुकी थी। मेरे दिमाग में अब शक का कीड़ा चलना शुरू हो चुका था। अब मैं रोज रात को कमरे में पानी का बहाना करके निकल जाती और ससुर के कमरे में जेठानी की आवाजें सुनती। और जब सुबह उठती तो जेठानी का पूरा चेहरा लाल होता। वह दिन ब दिन अब कमजोर सी लगने लगती थी। अब जेठानी को भी पूछने वाला इस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति तो अक्सर काम पर चले जाया करते थे और ससुर तो अपने कमरे में ही रहते थे और मैं ही थी जो सारा दिन घर का कामकाज किया करती थी। लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन मेरी जेठानी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन घर पर ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। तभी डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सख्त जरूरत है। तभी जैसे ही मैंने जेठानी के पास बैठी और मैंने देखा कि जेठानी की गर्दन पर कुछ खरोचों के निशान बने थे। उन निशानों को देखकर यह मैं समझ अच्छे से चुकी थी कि रात को मेरे ससुर जी ही जेठानी के साथ कुछ गलत काम करते हैं, क्योंकि मेरे पति ने भी जेठानी की शादी करने की बात कुछ दिन पहले की थी और इस बात पर मेरे ससुर गुस्से से भड़क पड़े थे, क्योंकि वे जेठानी की शादी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते। वह बस जेठानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीनन सास के गुजर जाने के बाद उनका मन जो था वह भटकने लगा है। जेठानी भी थी, दिखने में इतनी सुंदर थी, इसी वजह से वह जेठानी पर बुरी नजर रखने लगे हैं। लेकिन मैं जेठानी से यह बात बिल्कुल भी नहीं कही थी कि मुझे सारी बात अच्छे से समझ आ चुकी है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आंख से सब कुछ देखूं, ताकि मैं अपने पति को भी सारी हकीकत अच्छे से बता सकूं। अगर कहीं मुझसे ही कोई भूल चूक हो गई तो कहीं मेरा पति मुझे ही ना तलाक दे दे। अब मैं रोज जेठानी और ससुर पर नजर रखने लगी थी, ताकि मैं जान सकूं कि इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। लेकिन तभी मुझे एक बात पता चली कि मेरे ससुर जी जेठानी को इशारों में कुछ बात कर रहे थे और तभी उसके बाद जेठानी भी चुपचाप ससुर के कमरे में चली जाती है। दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके घंटों घंटों भर पता नहीं क्या कर रहे थे। कुछ भी मालूम नहीं था मुझे। जब जेठानी कमरे से बाहर निकलती उसकी आंखों से आंसू रहते। मुझे यह दर्द बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। मैं 100% श्योर हो चुकी थी कि ससुर जी ही जेठानी के साथ कुछ गलत काम करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जेठानी को सच में किसी और आदमी से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वह इस जिंदगी से आजाद हो सके, या फिर वह अपने मम्मी पापा के पास चली जाए। लेकिन जब भी ससुर से इस बारे में बात की जाती तो वह तुरंत इनकार कर देते, कहने लगते राधा इस घर से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये सारा राज जानकर ही रहूंगी। इसी वजह से मैंने सबसे पहले अपने पति को ही सारी हकीकत के बारे में बताया। लेकिन पति मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वह कहने लगे कि तुम कुछ गलत सोच रही होगी, मेरे पिताजी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैंने कहा कि आप एक बार मेरी खातिर रात को मेरे साथ ससुर के कमरे में चले, आप सच्चाई अपने आंखों से देख सकते हैं। मेरे पति को भी मेरी बात यह ठीक लगी थी। इसी वजह से हम दोनों ही रात का इंतजार करने लगे थे और जैसे ही जेठानी ससुर के कमरे में सरसों का तेल लेकर गई
तो उसकी कुछ देर बाद ही हमें अजीबोगरीबी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। मैं और मेरे पति दबे पांव हम दोनों ही ससुर के कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी ससुर के कमरे से बाहर ही हमें आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। अब मेरे पति को भी समझ में आ चुका था कि जो मैं कह रही थी वह वाकई सच था। वह भी इन आवाज़ों को सुनकर हैरान रह चुके थे, लेकिन अभी भी हमें आंखों से सच्चाई देखनी बाकी थी। इसी वजह से जैसे ही हमने खिड़की से झांक कर देखा तो हम दोनों के ही होश उड़ चुके थे। हमने देखा कि मेरे ससुर जेठानी पर हाथ उठा रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके की बातें बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम बदचलन औरत हो, मेरे बेटे की मौत के बाद तुम दूसरे लड़कों के साथ अपना इश्क चलाती हो और मैं तुम्हारा ये इश्क बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा। मैं तुम्हें पल पल तड़पाया करूंगा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दूंगा। तुमने ही मेरे बेटे को रास्ते से हटाया है। पता नहीं मेरे ससुर जेठानी को क्या क्या ये सारी बातें बोल रहे थे जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जेठानी का यह दर्द हमसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसी वजह से मेरे पति तुरंत गुस्से से दरवाजे को बाहर से धक्का मारने लगे, जिसकी वजह से दरवाज़ा तुरंत खुल चुका था। लेकिन ससुर मुझे और मेरे पति को देखकर चौंक गए। तभी मेरे पति ने अपने पिता पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि आखिर आप भाभी के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, अब भाभी को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं और उन्हें इतनी गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहे हैं। भाई को गए हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ। तभी मेरे ससुर गुस्से से कहने लगे, मैं अक्सर जब भी बाहर जाता हूँ तो कुछ लड़के बात करते हैं, वो तुम्हारी भाभी के बारे में बुरा भला कहते हैं कि इतनी सुंदर है कि जी चाहता है कि हम इससे शादी कर ले। और उन्होंने कई बार मुझे रास्ते से जाते हुए ये बात कही कि तुम्हारी भाभी ही उन्हें अपनी सुंदरता दिखाकर उन्हें अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिश करती है। मैंने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई थी तो तब भी मुझे उन्होंने यही कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इन सब के बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि ये बात बड़ी ही शर्मनाक थी। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारी बड़ी बहू ही बदचलन है, शायद इसी ने ही तुम्हारे बड़े बेटे को रास्ते से हटाया हो क्योंकि इसे कोई और अमीर लड़का पसंद आ चुका हो। इसी वजह से मैं इसे रोज बदला लेने के लिए रात को इसे अपने कमरे में मालिश का बहाना करके बुलाता हूँ और इसे खूब कोसता हूँ ताकि यह भी कभी ऐसी वैसी हरकत बिल्कुल भी ना करे। यह बात सुनते ही हम दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। दूसरी तरफ जेठानी की जो हालत थी वह बहुत ही ज़्यादा खराब हुई पड़ी थी। एक तो पति के जाने का दुख था, तो दूसरी तरफ ससुर के इस तरीके का व्यवहार जो मुझे मेरे ससुर की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उनकी सोच जो थी वह काफ़ी घटिया हो चुकी थी। तभी मेरे पति भी मेरे ससुर पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि पिताजी, आप लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार के सदस्य के साथ इस तरीके का सलूक कैसे कर सकते हैं। भाभी ने ही इतने सालों से इस घर को अच्छे से संभाला है। उन्होंने आज तक कभी भी किसी भी दूसरे मर्द की तरफ बिल्कुल भी एक निगाह उठाकर नहीं देखा। हालांकि मैंने उन्हें कई बार शादी करने के बारे में भी पूछा था, बल्कि इन्होंने तो खुद शादी से भी इनकार कर दिया। ये अक्सर हमेशा मुझे यही कहती हैं कि यह इसी घर में रहेंगी, तो आप कैसे इनके बारे में इतना बुरा भला सोच सकते हैं। लोगों का तो काम होता ही है घर को तोड़ना। काश अगर माँ और भाई दोनों जिंदा होते तो शायद हमारे घर पर यह नौबत बिल्कुल भी ना आती। लेकिन उन दोनों के साथ जो हुआ है वह भगवान का लिखा था, उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। आप भाभी के साथ इस तरीके का सलूक बिल्कुल भी ना करें। मेरे पति ने फिर 1 घंटे तक अपने पिताजी को बड़े ही प्यार से और अच्छे तरीके से समझाया था ताकि वह इन बातों को अच्छे से समझ सके। अब मेरे ससुर को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उन्हें भी लग चुका था कि उन्होंने लोगों की बातों में आकर जेठानी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। तभी उन्होंने जेठानी से आकर माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे और पत्नी के जाने का बहुत ही बड़ा दुख था। मुझे अक्सर लगता था कि तुमने ही उन लोगों के साथ कुछ किया है, क्योंकि अक्सर लोग तुम्हारी खूबसूरती की खूब तारीफें भी किया करते थे। मैं लोगों की झूठी बातों में आ चुका, मुझे माफ़ कर दो। जेठानी भी इस बात से बेहद दुखी थी। वह कहने लगी, आपने भी अपने बेटे को खोया है तो मैंने भी अपने पति को खोया है, जिसके साथ मैंने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। लेकिन मैंने उनके जाने के बाद आज तक किसी भी दूसरे मर्द की तरफ निगाह बिल्कुल भी नहीं डाली। मैं इस घर में आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। जेठानी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ससुर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने इतने वक्त से जो किया था
वह बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब हम सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।